अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खदशात एक एक करके दूर हो गए हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुसलसल अहम अहकाम जारी कर रही है और इलेक्शन में ताखीर के दरवाजे बंद कर रही है और आज भी किए हैं। तमाम तहरीक इंसाफ के खदशात वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है और उसका मौक़िफ़ है कि उसे ना सिर्फ फील्ड में जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बल्कि कल होने वाले पहले वर्चुअल जलसे के दौरान भी जानबूझकर इंटरनेट डाउन कर दिया गया था, जिससे वर्चुअल जलसा मुतासिर हुआ था। जबकि इस हवाले से पीटीआई का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात जारी हैं। इंटरनेट तक रसाई की मजमूई सूरत हाल नॉर्मल है। इंटरनेट में खलल के हवाले से गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाई जाएं। पीटीआई का दावा अपनी जगह, मगर कल अवाम को यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार रहा और उस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा जारी था। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर रोकने के हवाले से एक और अहम फैसला दिया है, जिससे इलेक्शन में ताखीर का एक और दरवाज़ा बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से तय की गई हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर रही है कि अब इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। आज इस हवाले से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा से सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील कर दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर आज समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। किसी एक फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल उठाया कि मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। सुप्रीम कोर्ट के जुमे के फैसले के बाद यह बात तय हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात इंतजामिया से लिए गए रिटर्निंग अफसरान की निगरानी में ही होंगे, मगर पीटीआई अब भी ये मुतालबा कर रही है कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाए। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने जब इसी तरह की दरख्वास्त पर पीटीआई के हक में फैसला दिया था और रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया था, तो इससे इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया था और फिर खुद तहरीक इंसाफ पर तनकीद शुरू हो गई थी और तहरीक इंसाफ वजाहतें दे रही थी। मगर आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की एक ऐसी ही दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में ही जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म के केस में जो जजमेंट दिया है उसके बाद क्या होगा। तो एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इनका केस ही नहीं बनता। इस पर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे हैं और उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो पीटीआई के वकील मौज़म भट्ट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आरओज़ डीआरओज़ का नोटिफिकेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक चैलेंज किया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने डीआरओज़ को चैलेंज नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि डीआरओज़ डिप्टी कमिश्नर हो और आरओज़ अदलिया से हो। इस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने तमाम नोटिफिकेशन चैलेंज किए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पैरा में जो कहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ किसी को नोटिस जारी हो जाए। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 3 एमपीओ के 700 से ज़्यादा ऑर्डर्स जारी हुए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई को जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पीटीआई को ऑनलाइन जलसे तक की इजाज़त नहीं है। कानून में है कि इंतखाबात शफाफ ना होने का खदशा हो तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन के लिए कितना फंड रखा है। तो पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि अरबों रुपए का फंड इलेक्शन के लिए जारी किया गया है। इलेक्शन के लिए डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती 2 माह पहले होती है। निगरान हुकूमत में बैठे हुए वज़रा भी गैर सियासी नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा किया कि इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई को हाई कोर्ट को खत लिखा और अफसरान मांगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले ए और बी ऑप्शन को छोड़कर सी ऑप्शन अपनाया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि हम अमला देते हैं, फिर उनसे मुशावरत हुई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की लिस्ट मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो खत अदालत में पेश कर दूंगा। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज़ायद 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी किए गए। पेशावर में 147 बार
3 MPO ऑर्डर जारी किया गया। 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स की सोच तब्दील हो जाएगी? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि एक पार्टी बार बार खिलाफवर्जी करती है जिस पर 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं, तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं कि रोज 3 MPO के ऑर्डर जारी हो जाते हैं? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब भी ये लोग कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप इस्लामाबाद में होते हैं, यहाँ की यकीन दहानी कौन कराएगा? इस दौरान JUI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मैं इत्तफाक करता हूँ। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उनसे पूछा कि आप 3 MPO में कभी जेल गए हैं? तो JUI के वकील ने जवाब दिया कि सियासी रहनुमा जेल जाते हैं और जेल से इलेक्शन लड़ते हैं। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप तो केस में फरीक ही नहीं हैं, हम आपको कैसे सुने? ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स पर वकला भी हंस दिए। PTI के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए बरवक्त इंतजाम नहीं किए तो शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से तो इनकार नहीं किया। ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब वक्त आए तो उस वक्त आ जाएं, मगर फिर ये नहीं गए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि अगर इन्हें लगता है कि हमने गलत बयानी की है तो सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ उठा दें। तो PTI के वकील मौज़म भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए कैसे नोटिफिकेशन मुअत्तिल कर दिया। जुमे को समाअत हो रही थी तो मैंने कहा था कि पंजाब तक मुअत्तिल होना चाहिए था। आखिर में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि किसी इलेक्शन ऑफिसर पर एतराज़ है तो ये इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर सकते हैं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मगर आज समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट में भी इस तनाज़े पर बहस हुई कि फरवरी में तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान देने से मुआज़रत कर ली थी और इलेक्शन कमीशन को साफ जवाब दे दिया था, लेकिन अगस्त में लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा गया था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने के लिए रब्ता किया जाए। तो इस पर सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद रब्ता किया था या नहीं किया था। हमने यह मामला जुमे को अपने प्रोग्राम में उठाया था और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान से मौक़िफ़ मांगा था, जिस पर हमें उनका जवाब मौसूल हो गया है। हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से पूछा था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद जुडिशल अफसरान की रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से दरख्वास्तें की थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इस खत का जवाब दिया था? इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने हमें जवाब दिया कि रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन शेड्यूल से पहले लगाए जाते हैं ताकि वो पब्लिक नोटिस जारी करें और कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट के 19 अगस्त के मरासले में लिखा गया था कि शेड्यूल जारी होने के बाद आप हमें मरासला लिखें। पहला मरासला 6 फरवरी को लिखा गया था, जिस पर मुआज़रत कर ली गई थी। अगर शेड्यूल जारी करने के बाद मरासला लिखा जाता तो रिटर्निंग अफसरान ना तो शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक नोटिस जारी कर सकते और ना ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली हो सकती। इलेक्शन शेड्यूल में हर अहम मरहले के लिए गिनती के चंद मखसूस दिन होते हैं, इसलिए रिटर्निंग अफसरान पहले लगाना ज़रूरी होते हैं। वाज़ेह है कि फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान देने से साफ इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ देना है, इलेक्शन कराना नहीं, और अगर इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान दिए गए तो जुडिशरी का बुनियादी काम मुतासिर हो जाएगा और अवाम के मसाइल हल करने का अदालती निज़ाम मुंजमद पड़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती से न सिर्फ उन्हें इलेक्शन कराने का मुश्किल काम करना होगा बल्कि अदालती काम भी सर अंजाम देना होगा, और इस तरह 2 कश्तियों में सवार होने से उनकी ये दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी और उसके बुरे नताइज निकलेंगे। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि माजी में जब भी जिला अदालतों को बतौर रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इससे बहुत नाखुशगवार तजर्बात ने जन्म लिया है, जिससे अपने फ़राइज़ आज़ादी से सर अंजाम देने में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई है कि आपको ये बता दूं कि अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि जुडिशल अफसरान की सर्विस इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इस बात पर भारी दिल के साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। ये वो जवाब था जो फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया था और जुडिशल अफसरान की बतौर आरओज़ और DROज़ तैनाती से साफ इनकार कर दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह बहस ही खत्म हो गई है और ये बात तय हो गई है कि 8 फरवरी को ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ही रिटर्निंग अफसरान के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इंतखाबी अमल कल से शुरू भी हो जाएगा। कल रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी करना है, जिसके बाद 20, 21 और 22 दिसंबर को उम्मीदवारों ने
कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, यानी इंतखाबात का वक्त तेजी से करीब आता जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से अब भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा तो दिए और बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब भी हो गए, मगर इस इलेक्शन को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत कुछ दीगर अफराद ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था, जिस पर समाअत के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। मगर पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इस केस में इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने से रोका हुआ है और कल इस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। तहम आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी समाअत में मौजूद थे। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पीटीआई के आइन में भी दर्ज नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने रिमार्क दिए कि ऐसे खुला नहीं छोड़ा गया है। कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक कराए जाएंगे। तो अली जफर ने दलाइल दिए कि पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद कराएं। हमारे आइन में सिर्फ ये है कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हो। हर जमात के पास ऑप्शन है कि या एडहॉक करें या रूल्स बना लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं है। इलेक्शन एक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबरशिप की बात करता है। हर कोई पार्टी मेंबर नहीं होता। वोटर सपोर्टर और मेंबर में फ़र्क होता है। मेंबर वो होता है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है, उसे मेंबरशिप का कार्ड दिया जाता है, मेंबर का नाम रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। कोई कहे कि मैं मेंबर हूँ और मेरी दरख्वास्त सुने, तो आप कहते हैं कि आपका मेंबरशिप कार्ड कहाँ है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है कि जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो एतराज़ नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आप कहना चाहते हैं कि दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं है। तो अली जफर का कहना था कि मेंबर पार्टी की फीस और अतियात देता है, फीस नहीं देगा तो मेंबर नहीं होगा। जमात किसी भी मेंबर को निकाल सकती है। दौरान समाअत अली जफर ने मजीद कहा कि पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के 6 हफ्ते होते हैं। आपने हुक्म दिया कि 20 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए तरीकाकार फॉलो नहीं हो सकता। ऐसे में क्या पार्टी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल ना करे और कहे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते? तो इलेक्शन कमीशन के रुकन ने सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नजरिया ज़रूरत के तहत हुआ। दौरान समाअत अली जफर का कहना था कि इलेक्शन जहां होना था वहां 500 लोग थे और उन्होंने करारदाद मंजूर की कि इलेक्शन बिला मुकाबला हुए। हमारे मेंबर्स तो इलेक्शन कमीशन में नहीं आए कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। हमारे 8 लाख से ज़ायद वोटर हैं, जिनमें से 6 लाख मकामी और बाकी समंदर पार हैं। हमारे मेंबर्स की तफसीलात इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा कि आप तो जल्द से भी इंटरनेट पर रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन में कह के लगे। तो अली जफर ने जवाब दिया कि इसका भी आप कुछ करें। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हुए तो दरख्वास्त गुजारों के वकला ने जवाब दिए, जिसके बाद समाअत मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन के अरकान ने फैसला महफूज कर लिया। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाने से रोका हुआ है और आज फैसला महफूज हो गया है। मामला इल्तवा का शिकार भी हो सकता है। मगर दूसरी तरफ खुद पीटीआई को यह खदशा है कि 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी ना किया तो पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। आज की समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बावजूद हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। 22 तारीख कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। अगर हमें उस वक्त तक सर्टिफिकेट जारी नहीं होता तो बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। एक हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने करा दिए। कहा कि 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। कहा कि अपने 2019 के आइन के तहत कराएं, हमने वो भी करा दिए। फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे सवाल पूछ रहा है। आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए।
तो इस वजह पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए। बात करेंगे सीनियर साहब की तजियाकार आसमा शराजी साहब और मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहब, अब जो नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, मगर हमें नज़र आ रहा है कि पहले उन्हें अपने वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने की इजाज़त दी जा रही थी, मुकम्मल क्रैकडाउन हो रहा था। कल उन्होंने वर्चुअल जलसा करने की कोशिश की तो उसमें भी रुकावटें, इंटरनेट की जो स्पीड थी वो हमें नज़र आई, जिस तरीके से ऐप्स हैं उनको वो नहीं चल रही थी। फिर साथ में इलेक्शन उन्होंने करा लिया, मगर अब आज फैसला महफूज हो गया कि बल्ले का निशान पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी बरकरार है। तो पीटीआई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, क्या इनको जो फील्ड अवेलेबल है वो भी इलेक्शन से पहले खेद दी जाएगी? इस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ तो जाहिर है कि इसके बाद भी इंतखाबात के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो रहेंगे, जिस तरह से हर इंतखाब के बाद रहते रहे हैं और उठाए जाते हैं इस तरह के सवालात। तो इस दफ़ा तो जाहिर है कि पीटीआई के पास बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। मसलन आखिरी वक्त तक ये अगर उनके वोटर को पता नहीं होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, उनके उम्मीदवार को पता नहीं होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, तो वो किस तरह से मैदान के अंदर जो है वो इलेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये मारूजी जो मामलात हैं ये तो बहुत ज़्यादा ये अहम है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें पहले भी पाकिस्तान की सियासत में होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2018 के जिस तरह के इंतखाबात हुए थे उसी तरह का इंतखाब 2024 के अंदर भी कर दिया जाए। बहुत सारे हालात जो है वो बदल चुके हैं। मसलन सेंसरशिप की बात है तो शाहजेब मुझे ये बताइए कि क्या जो कल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जलसा नहीं सुन सका, अव्वल तो वो जलसा नहीं था, उससे इतना खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परसेप्शन जो है वो बनाई जा रही है और बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो परसेप्शन बना रही है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो सामने आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि परसेप्शन से जो है वो खौफजदा होना चाहिए। और ये अगर आप समाजी जो राब्तों के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर पाबंदियाँ होंगी, वो सेंसर किया जाएगा या उसको नहीं लोगों तक पहुँचने दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा ना तो हथियार है ना ही इसमें कोई कामयाबी होगी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और मामलात भी हैं। मसलन बलूचिस्तान और सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक रहा कि वो इंतखाबात के लिए ना जाएं। इसी तरह से आप देखें फेडरल कैपिटल में उनको कोई नहीं रोक रहा कि वो यहाँ पे अपनी इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, लेकिन वो नहीं चला रहे। आपने देखा कि शोएब शाहीन साहब ज़रूर गए और उनको रोका गया बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है। पंजाब के अंदर अभी तक हमारी इत्तलात है कि सिर्फ एक जलसे की इजाज़त जो है वो तहरीक इंसाफ ने मांगी है, इसके अलावा नहीं मांगी गई। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को भी वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी अपनी जगह पे बहुत अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी इलेक्शन मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी चल रही है और पंजाब के अंदर भी उनकी लीडरशिप या तो गायब है या बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन खुद तहरीक की जो तंजीम है वो मौजूद नहीं नजर। बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा भी रहनुमा हैं जो कि रूपोश हैं, उन्हें भी ये ज़ाहिर खौफ है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पार्टी छुड़वाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बट मुनीर फारूक साहब, खबर क्या है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और जो दीगर मामलात के हवाले से भी? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आपने पहले दी हैं, क्या जो फील्ड है वो भी खींच ली जाएगी या कहीं ना कहीं ये दबाव उन्हें कोई इलेक्शन से पहले और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फील्ड मिलेगी, बल्ले का निशान मिलेगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बदकिस्मती से जो इंडिकेशंस हैं वो अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव सा आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, या अगर मैं ये कहूं कि जो बातें आपको बहसियत काफी आपको भी पता लगती है, आसमा शाही साहब को पता लगती है, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है कि आप भी उनकी शिफ्टिंग करते हैं कि इसमें किस हद तक रियलिटी है या क्या हो सकता है। कुछ प्लान्स होते हैं जिनको फिर आपको देखना पड़ता है कि वो एग्जीक्यूट किसी के हो पाते हैं या नहीं। बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात या वाकयात है वो तो ये इशारा दे रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इशारा दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद दूर की बात है, शायद फील्ड ही ना रहे। और ऐसी सूरत हाल में जो बैटल ग्राउंड है उसके अंदर फील्ड नहीं रहेगी। और बैटल ग्राउंड किसी भी जमात के लिए पंजाब इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा नशिस्तें यहाँ पर है। जिसने पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए वो इक़्तिदार के करीब हो जाता है। तो पंजाब ही बैटल ग्राउंड है किसी भी सियासी जमात के लिए। बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मसाइल आज पेश आ रहे हैं जो कि 2018 में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन रहे थे। ये जरा मामला ओवर द टॉप इसलिए चला गया है कि इसकी नौयत फर्क हो गई है, और जो
सियासी मामलात, मसाइल और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किए भी नहीं थे और उन्हें दरपेश भी नहीं थे। वो इमरान खान साहब के सामने भी आ गए और उन्होंने कुछ में बल्कि काफियों में हिस्सा भी डाल दिया। लिहाजा इस वक्त जो खबर है बदकिस्मती से वो तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं होगा इलेक्शंस के जैसे जैसे आप करीब जाएंगे। जो आपको माइक्रो मैनेजमेंट नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट के अंदर, उसके अंदर एक सवाल ये जरूर पैदा होता है कि जिन बुनियादी सवालात के जवाबात तहरीक इंसाफ नहीं दे पाई, क्या उनको महज टेक्निकल फ्लॉज समझकर ओवरलुक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर तो आपने हाइपर टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर तो किसी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो शायद उस मेयार पर ना उतरे जो कि इलेक्शन कमीशन को मंजूर हो। लेकिन जो हालात आपको नजर आ रहे हैं उससे तो कम से कम ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल कम नहीं होंगे और शायद बढ़ेंगे भी। और इसके एक लॉजिकल बात ये भी शायद ज़हन में आती है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से वो निकली और जैसे आई थी फिर जैसे निकली, तो किसी ने दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए तो उनको इक़्तिदार से अलहदा नहीं किया था। और आसमा ये बताइएगा कि अब अचानक सरफराज भुट्टी साहब जब रिज़ाइन करते हैं उसके बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर कुद्दूस बिजंजो, कुछ जो शिकायत थी पीपल्स पार्टी की वो क्या कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर बैलेंस है वो हमेशा से किसी वक्त भी वो डिसबैलेंस हो सकता है। देखा है कि वाकई कुछ नज़र आते हैं, कुछ पहले इलेक्टेबल्स की सियासत जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नज़र आई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते जो है वो खेलने शुरू किए। तो बलूचिस्तान में अभी भी सरप्राइजेज़ और भी मिल सकते हैं, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं मिल सकते, मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल सकते हैं। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह आप ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा क्रेडिट दीजिए कि वो मैदान में निकले हैं, मैदान उन्होंने खाली नहीं छोड़ा, वो गैप उन्होंने जो है वो फिल करने की कोशिश की है किसी हद तक, जो कि तहरीक इंसाफ की एब्सेंस में क्रिएट हुआ था। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देखें, उनके लिए बहुत सारे वादे वईद पूरे करने नामुमकिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, फिर वो फील्ड के अंदर नहीं निकले, फिर वो तकिया शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और खुल के खेलने के लिए उनको मैदान जो दस्तयाब है इस वक्त उसका भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब किसी ना किसी को तो वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसको फिल करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो उन्होंने दिखाई हैं, और वो नज़र आते हैं फील्ड के अंदर, लोगों से मिल रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अपनी फ़िज़ा बना रहे हैं। दूसरी तरफ जाहिर है कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे, वो भी पूरी तरह से किसी एक पार्टी के साथ ना तो ख़ुद को वाबस्ता कर सकते हैं, ना वो करना चाहते हैं, ना ही शायद कोई इस तरह का इंप्रेशन देना चाहें वो इंतखाबात में कि वो किसी एक पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक और न्यूट्रल के दरमियान में है इस वक्त कि वो किस तरह से अपनी गेम को आगे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत सा वक्त जो है उस सिलसिले में ज़ाया किया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एक भरपूर मुहिम चलाएं, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर उनको मुहिम चलानी थी, जिस तरह से सिंध में चलानी थी, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में चलानी थी और पंजाब में चलानी थी, वो हमें 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई उसके बाद से वो नज़र नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। क्या मुनीब ऐसा है कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए उसके बाद एक जो मोमेंटम बना था, उनकी तकरीर के हवाले से बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए थे, उस पर बिल्ड नहीं किया? खुद मरियम नवाज साहिबा भी कोई ऐसी एक्टिव नहीं, ना सोशल मीडिया पर, ना वैसे ना नवाज शरीफ साहब। क्या एक सुकून है उन्हें कि उन्हें क्योंकि तहरीक इंसाफ फील्ड में नहीं होगी तो उन्हें फ्री रन मिल जाएगा, या कोई और वजह है? देखिए, जो शाहजेब साहब असेसमेंट होती है आपकी, किसी की, आपकी या मेरी या आसमा शाही साहबा की, मेरी असेसमेंट पर्सनल तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की वापस तशरीफ आवरी से पहले ही एक मसला था, और शायद इसका एहसास मियां नवाज शरीफ साहब को भी था कि पाकिस्तान के अंदर वापस जाकर क्या बयानिया बनाना है, वोटर को क्या देना है। अगर मैं इसको बहुत सादा अल्फाज में कहूँ कि वोटर को क्या बेचना है, ख्वाब बेचने हैं, माजी के मसाइल बेचने हैं। जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो जहनी तौर पर तो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब 2017 में ही हैं। उनको इस बात का गम है कि उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है, और मैं आपको ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच पाई जाती है और ये असेसमेंट पाई जाती है कि तहरीक इंसाफ अगर किसी जगह पर मुस्लिम लीग नून से पीछे नहीं है, अगर आगे नहीं है तो फिर पीछे भी नहीं है।
और जो देहाती हलके हैं उनमें भी बहुत सी जगह पर मुस्लिम लीग नून को ये कंसर्न है। जैसे पहले होता था कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा वेल एंट्रेंच्ड थी, 2018 के इंतखाबात के बाद भी जहां पर भी बाई इलेक्शन हुआ 80-90% बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर हुकूमती मशीनरी अपने खिलाफ होने के बावजूद जीते। आज वो हालात यकसर मुख्तलिफ है। इस बात का एहसास मियाँ शहबाज शरीफ साहब को है, मेरे ख्याल में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी है। मियाँ साहब के बारे में मैं इस तरह कहूंगा कि जैसे शायद ही इज कमिंग टू टर्म्स विद इट, और शायद उनको एहसास हो रहा है विद एवरी पासिंग डे कि इट्स नॉट द सेम पंजाब और इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान व्हिच ही लेफ्ट क्वाइट अ व्हाइल अगो। बहुत शुक्रिया तज़िया नज़ीर, आपने सुना एक और आम खबर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान की हुकूमत आने के बाद मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तालिबान की अफगान हुकूमत से मुसलसल ये कहता आया है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें और इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर दें। पाकिस्तान मुसलसल इस हवाले से अफगान हुकूमत को वार्निंग भी देता रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बाद पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दाम का ऐलान किया, जिसके बाद अब अबूरी अफगान हुकूमत ने खुद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने और सालिसी का किरदार अदा करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के सिक्योरिटी पोस्ट पर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन सरहद पार ऑपरेशन की खबरें सामने आई। इसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को काबुल आने की दावत दी है। कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक हफ्ते के दिन अफगान वफ्द ने इस हवाले से अफगान हुकूमत का बाज़ाब्ता पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने इतवार को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने अफगान हुकूमत की दावत कबूल कर ली है। खबर के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद अफगानिस्तान जाएंगे। असलम गौरी ने वाज़ेह किया कि मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत से मुंसलिक नहीं होगा, क्योंकि उनको ये दावत खुद अफगान हुकूमत ने दी थी। अलबत्ता इस हवाले से ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान मौलाना फजलुर रहमान का असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त TTP और उससे मुंसलिक गिरोहों के पाकिस्तान में मुसलसल हमले कशीदगी की अहम वजह बने हुए हैं। खबर के मुताबिक 12 दिसंबर को दहशतगर्दों के डेरा इस्माइल खान में हमले के नतीजे में 23 फौजियों की शहादत के बाद पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। यह हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाला सबसे खतरनाक हमला था। इस शदीद खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में सरहद पार फिजाई हमलों पर गौर कर रहा है। इस सूरत हाल में अफगान तालिबान की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को भेजा जाने वाला दावतनामा सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोकने की एक कोशिश नजर आती है। खबर के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत में शामिल अफराद समेत कई अफगान तालिबान ने JUI के ज़ेर निगरानी मदरसों से तालीम हासिल की है। कुछ तज्जियाकारों की राय है कि पाकिस्तान JUI के असर-ओ-रसूख का फायदा उठाते हुए TTP के मामले पर भी बात कर सकता है। अलबत्ता पार्टी ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के दौरा अफगानिस्तान के दौरान उनकी TTP के रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान भी मौलाना फजलुर रहमान अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर गए थे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर बढ़ते दबाव के बाद अब अबूरी अफगान हुकूमत भी हरकत में आ गई है। अफगान हुकूमत का दावा है कि उन्होंने TTP के कई दहशतगर्दों को पकड़ा है। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला ने अफगान मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता एक साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए हैं। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फाल नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत के इस बयान पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान का शुरू से यह मौक़िफ़ रहा है कि अफगान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करे और उन्हें पाकिस्तान के हवाले करे, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है कि आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पहले अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करता रहा, लेकिन जब मुज़ाकरात से हल नहीं निकला तो निगरान हुकूमत ने कुछ माह पहले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अफगान हुकूमत की जानिब से भी तनकीद की गई, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। जबकि कल इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल के मुताबिक अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले किए हैं, जबकि 65 दहशतगर्द ज़्यादातर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मारे गए, जिनकी शनाख्त अफगान बाशिंदों के तौर पर की गई। कोई भी जिम्मेदार हुकूमत ऐसे खदशात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जब भी हमने ये बात अबूरी अफगान हुकूमत के सामने उठाई तो उन्होंने हमें अपने ही अंदर की तरफ देखने का मशवरा दिया और हमने आखिरकार अपने घर को तरतीब देने के लिए उनके मशवरे पर अमल करने का फैसला किया।
हमारी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के प्रोग्राम पर उनकी जानिब से भी तनकीद की गई, जो इस पेचीदा मसले की तारीख नहीं जानते या इस जबरी वतन वापसी से बचने के लिए किए गए मिसाली इक़दामात को नहीं जानते। आर्टिकल के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से मगरबी इत्तेहादियों के अचानक इनखिला ने पाकिस्तान में मुहाजिरीन की एक नई आमद को जन्म दिया। लाखों अफगान शहरी ये कहकर सरहद पार आए कि उनकी जान को खतरा है। हम ये तस्लीम करते हुए कि उनमें से कुछ अफराद को तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसी ज़रूरत है, उनकी बहबूद को बहुत संजीदगी से लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान से नए आने वाले अफगान बाशिंदों में से सिर्फ 59,033 पाकिस्तान से बाहर आबाद हुए हैं, जबकि 42,068 मगरिब में पनाह के मुंतज़िर हैं। बाकी अफराद सियासी पनाह लेने में नाकाम रहे और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। आर्टिकल के मुताबिक हम इतनी बड़ी तादाद में गैर दस्तावेजी अफराद को जगह देकर अपनी कौमी सलामती से समझौता जारी नहीं रख सकते। हमारा हतमी मकसद एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। खुद कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी जो खबर है वो भी हमने आवाम के सामने रखी है। पहले पाकिस्तान कुछ भी कह रहा था तो अफगानी हुकूमत की तरफ से एक दो टोक जवाब आता था और ये कहते थे अपने अंदर की तरफ देखें, अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करे पाकिस्तान, ये सारी बातें की जाती थी। अब क्या फाइनली कोई दबाव पड़ा है या कोई बीच में पड़ा है जिसने कुछ मामला बेहतर करने की कोशिश की है? आई थिंक अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को जब बनू में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके नतीजे में ग़ालिबन 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और मेरे ज़राए के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भिजवाया कि अगर इसके बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में हुआ और उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके साथ मिले तो दैन अफ़गानिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। जो 12 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ डेरा इस्माइल खान में, जिसमें 23 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए, पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उसको एक सीरियस एस्केलेशन समझते हैं और इस वाक़े के बाद और जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, अफ़गान तालिबान की हुकूमत में ये खदशा पाया जाता है कि शायद पाकिस्तान इस दफ़ा इस दहशतगर्दी के वाक़े को अननोटिस नहीं जाने देगा और ऐन मुमकिन है कि शायद सरहद पार कोई इस तरह का पाकिस्तान इकदाम कर सकता है या दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो इसको भांपते हुए लगता ये है कि जो अफ़गान तालिबान है वो अपने ऊपर जो दबाव आ रहा है उसको कम करना चाहते हैं और इस वजह से जो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें एक पहली मरतबा अफ़गान तालिबान की हुकूमत का बाकायदा तौर पर पब्लिकली ये दावा करना कि उन्होंने 35 से 40 जो TTP के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है और दूसरा फिर मौलाना फजलुर रहमान को दावत देना कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले में जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, आज ही उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस दौरे का बुनियादी मकसद ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जैसे अफ़गान तालिबान TTP की पुष्टपनाही कर रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान के हालिया इक़दामात हैं या जो वार्निंग है वो किसी हद तक कुछ काम करती नज़र आ रही है और अफ़गान तालिबान शदीद दबाव में है और उस दबाव को कम करने के लिए ये हालिया डेवलपमेंट्स हुई। अच्छा, मगर क्या सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है कि जी हमने इतने TTP के लोग गिरफ्तार कर लिए, फिर मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि किरदार अदा कर पाएंगे? मौलाना साहब पर खुद माजी में बड़े हमले हुए, इस वक्त भी जो थ्रेट अलर्ट है वो जो साबिक वज़ीर दाखिला है, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से बताया था। देखें, ये आई थिंक कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पहले कोई मजहबी रहनुमा नहीं है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान या अफ़गान तालिबान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो कि उनका जो अफ़गान तालिबान है या मौलाना फजलुर रहमान है या उनकी जमात है वो एक ही मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मुफ्ती तकी उस्मानी, और जो मेरा मानना है कि अफ़गान तालिबान अगर पाकिस्तान में किसी रिलीजियस स्कॉलर की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी है। इवन वो जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान के जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं उनके ज़रिए अफ़गान तालिबान को ये बावर कराया जाए कि वो TTP को रोकें, वो कोशिश पाकिस्तान की कामयाब नहीं हुई थी। तो जो लोग अफ़गानिस्तान के मामले को बड़ा क्लोजली देखते हैं उनका ख्याल है कि शायद जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके विज़िट के ज़रिए कुछ पैगाम रसानी तो हो सकती है लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा एक क्लियर बेंचमार्क रखा है कि कैसे पाकिस्तान यकीन करेगा कि TTP के खिलाफ कार्रवाई करने में अफ़गान तालिबान संजीदा है। उसके लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले ये शर्त रखी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स में कितनी कमी वाक़ होती है और इवेंचुअली वो जो हमले
जुड़े हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। सिर्फ ऐसी ही सूरत में पाकिस्तान एतबार करेगा अफ़गान तालिबान के ऊपर। तो बेशक अफ़गान तालिबान की ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन जो करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, शायद इस एक दौरे से या एक आध बयान से जो अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से सामने आया है, मामलात इतनी जल्दी सुलझेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ तफसीलात बता रहे थे। एक ब्रेक, उसके बाद एक और आपको आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का ओपन ट्रायल जेल समेत किसी भी महफूज मकाम पर करने का हुक्म जारी कर दिया है और अब इस हवाले से हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। समाअत के आगाज़ में बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने बुशरा बीबी की अदालत में हाजिरी से मुतालिक इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी तो जेल में नहीं हैं। तो वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान की अहलिया इस वक्त लाहौर में हैं और तबीयत की नासाजी की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकती। अगली समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी। जमानती में चल के तैयार हैं, मगर उन पर दस्तखत नहीं हो सके। 2 से 3 बजे का वक्त रख लें, कोशिश कर लेते हैं कि बुशरा बीबी पेश हो जाएं। जिस पर जज ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी वाकई में बीमार हैं तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट लगा दें। जेल से इमरान खान को अदालत में पेश करने के हवाले से रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। जिस पर बुशरा बीबी के वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट जो आनी है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। जिस पर जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, आप बता दें कि क्या रिपोर्ट आनी है। कोशिश करें कि अदालत में सिर्फ इसी केस से मुताल्लिक बात करें। तो इस मौके पर बुशरा बीबी के वकील ने जवाब दिया कि हमें लाहौर से आना होता है, तारीख लंबी दे दिया करें। जिस पर जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि कुछ अरसे तक इस्लामाबाद में किराए पर घर ले लें। इस दौरान बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि छुट्टियों के बाद समाअत रख लें, जिस पर जज ने कहा कि छुट्टियों से पहले एक समाअत रखेंगे। जिसके बाद अदालत ने इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट जमा कराने के लिए समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट की तरफ से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इमरान खान को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली गई और रिपोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान को अदालत में पेश नहीं कर सकते। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद अदालत ने केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और आज की समाअत से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से IG के दफ्तर से मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इमरान खान को पेश करना नामुमकिन है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में मज़ीद लिखा कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, इसलिए यह अदालत उनको ज़बरदस्ती पेश करने का कहकर उनके साथ साथ दीगर दरख्वास्त गुजारों की जान को भी खतरे में डाल सकती है, जो मुख्तलिफ अदालतों में अपने मुकदमात की समाअत के लिए हाजिर होते हैं। ज़िले अदालतों के इहाते में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है और शरपसंदों की तरफ से किसी भी मुहिम जुई के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स को खतरे में डाल सकती है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत महसूस करती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल महफूज मकाम पर किया जाना चाहिए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत अडियाला जेल समेत किसी भी महफूज मकाम को ट्रायल के लिए मुख्तस करने का फैसला कर सकती है। बुशरा बीबी का ट्रायल इमरान खान की ट्रायल से अलग नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा उनका ट्रायल भी जेल के अहाते में होगा और ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मशरूत होगा। अदालत यह वाज़ेह करती है कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी और जेल हुकाम की रजामंदी से फरीकैन का ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल में फरीकैन के वकला और खानदान के अफराद समेत हर उस शहरी को शिरकत करने की इजाज़त होगी जो इस कार्रवाई में शिरकत करना चाहता है, लेकिन जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें शिरकत से पहले इजाज़त लेना होगी। बुशरा बीबी के वकील ने बीमारी की वजह से आज उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अलबत्ता इस हवाले से कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, लेकिन इंसाफ के मफाद में उन्हें आज हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है। लेकिन वकील को हिदायत की गई है कि आइंदा समाअत में अगर ठोस और कानूनी वजूहात पेश नहीं की जाएंगी तो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।